ओके, चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं साहब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन सब ठीक है? ठीक है सर। ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे एक बार प्लीज, आवाज स्क्रीन सब ठीक है? ओके, कूल। चलिए, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ और बिजनेस लॉज रिवीजन। Mostly the faces from our regular batch. Online guys, I think some new faces and also few new faces in class also. Just a quick intro. पहले आप लोग बताना चाहेंगे आप लोगों का नाम बताइए। Saksham and Arush. Cool. Online I can see the names. Cool. चलिए, for the new guys and girls, just a quick intro about me. I am CA Kaushik S. Agrawal. Basically, I am a chartered accountant and have also completed FRM, Financial Risk Manager, जो एग्जाम होती है, conducted by United States GARP Association, basically GARP, Global Association of Risk Professionals, and have been teaching students for past few years now, and have been associated with Success Mantra for quite some time right now, wherein I teach CA Foundation को मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉस पढ़ाता हूँ, एंड इंटर लेवल पर SM एंड ऑडिट एंड लॉ जो आपके ग्रुप 1 में है वो भी आई टीच। ओके, और बाकी बहुत सारी बातें चलते फिरते अपन क्लास में करते रहेंगे। उसके पहले अपना इंट्रोडक्शन तो हो गया, अभी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉज, ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सब्जेक्ट के बारे में हल्का थोड़ा बहुत जान लेते हैं, राइट? बिजनेस लॉज जैसे कि सीए फाउंडेशन में यू ऑल नो कि अपने पास में कितने सब्जेक्ट है? 4, राइट? जस्ट टू अंडरस्टैंड योर कंपोजिशन और स्टेटस, लाइक आप लोग का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है या कैसा है? ओके, कूल, परफेक्ट। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा सभी लोगों को कि अपना जो ICAI है उन्होंने अपने को एक स्किल वाइज वेटेज जो है उसका एक सेक्शन सारे सब्जेक्ट्स के लिए दे रखा है, जो कि लॉ के लिए भी है अपने पास। एक बार क्विकली अगर अपन उसको गो थ्रू करें तो बिजनेस लॉस के सेक्शन में जो है हियर बिजनेस लॉज, टोटल इन ऑल हमारे पास कितने चैप्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 7 चैप्टर्स एंड 6 एक्ट्स। बेसिकली मतलब एक चैप्टर जो पहला वाला है इट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विच इज द इंट्रोडक्शन बेसिकली। बाकी 6 जो है हमारे पास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये सब जो है हमने अभी कवर करनी है, राइट? अगर मार्क वाइज वेटेज देखें अपन तो फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर इज अराउंड 0 to 5, हो सकता है ना भी आए आपके एग्जाम में, हो सकता है 5-6 मार्क्स के लिए आ भी जाए। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर, ऑलमोस्ट 20 to 30%, 30-35 तक भी जाता है चैप्टर। सेल ऑफ गुड्स
and Indian partnership again somewhere between ranging around 15 to 20 marks, on an average 18-20 marks आप पकड़ सकते हैं. Limited liability partnership again 5 to 10%. Companies Act and Companies Act again 15 to 20%, जैसा कि पहले ऊपर किसका था, Sale of Goods Act और Indian Partnership Act का, and ultimately Negotiable Instruments Act which have around 10 to 15% of the weightage. ठीक है, अभी जस्ट अ क्विक वॉक थ्रू हमारी क्लास कैसे होने वाली है. आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में पता चला ही होगा, बट जस्ट टू गिव इट फ्रॉम माय साइड, वी वुड बी कवरिंग इट अराउंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. एक महीने में जो है हम कॉन्सेप्चुअली पूरा जो लॉ अपना बिजनेस लॉस जो सब्जेक्ट है उसको पूरा रिवाइज करने वाले हैं, राइट. अगर कोई ऐसा है सर हमने अभी तक पढ़ाई ही नहीं है लॉ, और तो हम क्या ये डायरेक्टली इसको करके मतलब पास कर सकते हैं क्या? एडवाइसेबल रहेगा नहीं, राइट, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट. बट एडवाइसेबल यही रहेगा कि पहले अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा डिटेल या फिर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया अगर नहीं है तो इट्स बेटर टू गो फॉर रेगुलर बैचेस. बट अगर आपके पास में टाइम कम है एंड आपके पास में जो है आपको क्विकली कवर करना है या आपके पास में थोड़ा बहुत बेस है, तो दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. नहीं पता है, नहीं है ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स, तो भी यू कैन हैव अ व्हाट वी कैन से अ डिसेंट फ्लेवर ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम हियर, राइट. रिवीजन मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ साइड पॉइंट्स या प्लेन रिवीजन ऐसा करने वाले हैं. जो जो कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ऑल वी आर गोइंग टू कवर. स्पैन वुड बी समवेयर अराउंड रेंजिंग फ्रॉम 30 आवर्स और सो 30 to 35 आवर्स. उसके अंदर जो है हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं. प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग क्लास के अंदर ही करेंगे डेली, राइट. एंड आपको 1-2 दिन में जो है एक क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरा एक क्वेश्चनएयर का जो पूरा बैंक होता है वो आपको मिल जाएगा फॉर योर रेफरेंस एंड प्रैक्टिस, जिसमें से आपने प्रैक्टिस करना है. कुछ क्वेश्चंस अपन यहां पर सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वुड बी होमवर्क जो कि आपने घर पर सॉल्व करना है. इनफैक्ट आपने पूरी क्वेश्चनएयर ही सॉल्व करनी है, बट कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस डेफिनेटली आपने जो है सॉल्व करने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा. ओके, एंड जिसका भी मतलब आपका पहला अटेम्प्ट है या आपको अटेम्प्ट लगे है, डोंट कैरी दैट बैगेज कि पहले क्या हुआ था, आगे क्या होगा. जस्ट बी हियर, जस्ट बी विद द स्पीड, जस्ट एंजॉय द फ्लो, एंजॉय द सब्जेक्ट, एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. ओके, कूल. ऑनलाइन में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, ओके. चलिए, बेस मटेरियल जैसा कि मैंने बोला अपन कौन सा रखेंगे, आईसीआई की मॉड्यूल. अगर आपने और कोई आपका बेस मटेरियल अभी तक रखा है या लिया है, जैसे कि कोई चार्ट बुक या सम अदर फैकल्टी और एनीथिंग, सो यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद दैट. बट मेरा पर्सनल सजेशन या पर्सनल बिलीफ हमेशा यही रहता है, अपने को एग्जाम किसकी देनी है, आईसीआई की, राइट. क्वेश्चंस, बुक्स अपने को कहां से रेफर करनी चाहिए, मैक्सिमम आईसीआई से ही, राइट. एंड अपनी जो लैंग्वेज है, ऑब्वियसली अगर अपन आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इट ऑल्सो हेल्प्स अस विद अ लैंग्वेज. जो लैंग्वेज एक्सपेक्टेड है इंस्टीट्यूट की, जो चाहते हैं वो, जो कि मॉड्यूल्स में दी हुई है, दैट इज बेसिकली दैट्स व्हाट वी कैन कवर थ्रू. एंड बी इंटरैक्टिव, लास्ट थिंग, राइट. सिंस इट रिविजन लेक्चर या एग्जाम ओरिएंटेड बैच हम बेटर इसको बोले तो, राइट. बी इंटरैक्टिव. पता है आपको तो बी इंटरैक्टिव बताइए जवाब, और नहीं पता है तो लर्न द कॉन्सेप्ट. ओके, चलिए. Any doubts, anyone? Cool. Let's begin. First chapter, first introductory chapter, Indian Regulatory Framework. IRF, shortly called. देखो, बिजनेस लॉज, लॉ बेसिकली, लॉ क्या होता है, अपन बिजनेस लॉज में अंदर ऑब्वियसली पूरा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बट बिजनेस लॉज ये सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले ये सब है क्या एग्जैक्टली, ये लॉ क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसका रेगुलेशन होता है, ये सब का बेसिक्स एटलीस्ट जानना जरूरी है ना, राइट.
यही चीज जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, यही चीज जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। Wherein we have what is law, एनफोर्समेंट कैसे होता है, मेजर रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है, हमारा जो इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम है या फ्रेमवर्क है या जुडिशियरी है उसका ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीजें हमको यहां पर इस पहले पार्ट में या पहले चैप्टर में जो है कवर होने वाली है। ओके चलिए, इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट कॉल्ड लॉ? सबसे पहले हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट, एक तो पहले ही इतना 100 मार्क का है, वो भी राइटिंग वाला है और जल्दी से झेपता भी नहीं बहुत बार, राइट, याद करना पड़ता। क्यों पढ़ रहे हैं लेकिन हम? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो जनरली ओवरऑल वर्ल्ड को, ओवरऑल जहां पर भी आप काम करेंगे, जिसको भी आप कंसल्टेंसी देंगे, उन लोगों को एक बेसिक उम्मीद होती है आपसे कि कोई भी चीज के बारे में, अगर लॉ के बारे में भी आपको रेलेवेंट लॉज जो आपके लिए रेलेवेंट है उनके बारे में आपसे पूछा जाए तो एकदम, भले एकदम एक्सपर्ट नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू आंसर फ्यू बेसिक क्वेश्चंस, उनको कुछ एडवाइस दे पाए, उनको कुछ मदद, उनको बेसिकली कुछ मदद कर पाए रिगार्डिंग द लीगल मैटर्स जो अपने से ज्यादा रिलेवेंट है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये सब चीजों के बारे में अपन उनको बता पाए। इसीलिए जो है लॉ जो है हमारे पूरे सीए सिलेबस का ही एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट बनता है, राइट। अगर हम बात करें टैक्सेशन की, टैक्सेशन तो हमारा फोर्टे या हमारा कोर एरिया है, राइट। टैक्सेशन भी एक्चुअली एक लॉ ही है। डायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, जो हम इनकम टैक्स बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं, ये सब भी क्या है, एक लॉ ही है, राइट। तो लॉ जो है हमें फिर इसलिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या बेसिक्स होते हैं, ये सब हमें जानना इसके लिए जरूरी है। ओके, यही सब आपको जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया गया है। टैक्स लॉज आर ऑल्सो लॉज. Purpose of regulatory framework is to provide set of uniform rules and regulations that will govern the code of conduct interacting with each other in the personal as well as business relation. देखिए, लीगल या लॉ तो हमने देखा इंट्रोडक्शन जरा सा, बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये क्या है? एक पूरा फ्रेमवर्क या फिर अपन उसको बोले एक पूरा सेट की कैसे ये चीजें काम करती है लॉ के बारे में। एक पूरा उसके यूनिफॉर्म रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ये सब चीजें कैसे कैसे लोगों ने काम करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, ये सब जो है इट इज कवर्ड अंडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देन लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये आपको यहां पर छोटा सा शॉर्ट में यहां से जो है यहां तक दिया हुआ है। नॉट मच रिलेवेंट फॉर एग्जाम, एक बार जो इंपॉर्टेंट लाइंस है एक बार पढ़ के छोड़ दिए तो दैट वुड आल्सो बी सफिशिएंट। क्या हुआ था? डाउन द एजेस मैनकाइंड हैज इवॉल्व्ड, लॉ भी मैनकाइंड के साथ में, इंसान के साथ में ही इवॉल्व हुआ है। लॉ कोई इंसान से पहले बन करके नहीं आया था। If we talk about the ancient law on the basis of information available from different sources, Code of Hammurabi is known as the oldest law in written form. कोड ऑफ हम्मुराबी जो है ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ है जो कि उस टाइम के राजा जो थे उन्होंने, किंग हम्मुराबी, उन्होंने अपने राज्य में स्थापित या फिर बनाया था कि ऐसे ऐसे ये चीजें होगी, और उसको सबसे पहले बोला गया था कि ये लॉ है। ही कार्व्ड द कोड ऑन बल्की स्टोन स्लैब्स, बड़े बड़े जो स्टोन के स्लैब्स होते हैं पुराने, मतलब एकदम एंशिएंट टाइम्स में आपने देखे होंगे कोई पिक्चर में, ऐसे बड़े बड़े स्टोन के स्लैब्स होते हैं, उस पे कार्विंग्स होती है लिखने के लिए, राइट, उसके थ्रू वहां पर जो है वो बनाया गया था। अभी इन 450 BC a set of laws were engraved on 12 bronze tablets in Rome, which considered is the first most detailed code in any civilization and called the 12 tables. रोम में भी सिमिलरली ऐसा ही एक बना था, 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स, मतलब ऐसे ही जो अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो स्टोन के जो ब्लॉक्स होते हैं उस पर ऐसा बनाकर पूरा एक डिटेल्ड कोड बनाया गया था, which is also called 12 tablets. Over the time, many amendments were done in these laws as per requirement. धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ लॉ ने वो फॉर्म ले लिया जो कि हम आज उसे देखते हैं। Now, okay, that was the introduction part. Now,
व्हाट इज लॉ? लॉ 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 अपन ये बोल रहे, लॉ है क्या एग्जैक्टली? By the definition, law is a set of obligations and duties imposed by the government for securing welfare and providing justice to the society. Law क्या है? एक सेट है, कुछ गाइडलाइंस, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज कि एक इंसान ने इस चीज के बारे में कैसे क्या काम करना चाहिए, कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है, क्या क्या उसने करना जरूरी है, ऑब्लिगेशंस है, ये सब चीजें वहां पर जो है लॉ में बताई गई है. देन India's legal framework reflects social, political, economic and cultural aspects of our vast and diversified country. हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इन सारी चीजों को, कौन सी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को जो है ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए लॉ का मतलब लॉ को कभी भी बनाता करता है. ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज लॉ एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ? रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था इस पे एमटीपी या आई थिंक पास्ट अटेम्प्ट में कि व्हाट इज लॉ एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ. सोर्सेस ऑफ लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ दैट इज लॉ कहां कहां से आता है. लॉ कहां पे देखते हैं अपन, कहां बनता है, क्या पता है आपको? एनीवन? पार्लियामेंट में बनता है. ओके, और वहां पर बनता है, वहां से ठीक है, एक सोर्स वो हो गया. और देखिए, लॉ ये बनाने की पावर, या अपन बात करें कोई भी इंसान के बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो अपन बोलते हैं, वो कहां से हुए हैं? उन सब का जन्म हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज संविधान से. संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा एकदम सबसे बेसिक, व्हाट वी कैन से इज द सोर्स ऑफ लॉ, जो सारे लोगों को बेसिक राइट्स देता है, पावर्स देता है, लॉ मेकर्स को भी लॉ बनाने की पावर्स देता है. दूसरा, द स्टैट्यूज और लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, जैसा आप सबने बोला पार्लियामेंट में बनाते हैं लॉ, वो सारे लॉज. देन प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स. प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं? ये चीजें पास्ट के केसेस, पास्ट के लॉज. देखो, प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स मतलब क्या? जो पहले कुछ चीजें जो डिसाइड हो गई है कोर्ट में, उनको मद्देनजर रखते हुए वहां पर जो चीज, जो फैक्ट्स के हिसाब से डिसीजन दिया गया था, उनको ही अब कोई नया केस आया तो वहां पर अप्लाई करने के लिए अपन उसका रेफरेंस लेते हैं, एंड दे आर कॉल्ड प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स. एंड इन सम केसेस एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड यूजेजेस. कहीं कहीं पर ऐसा एस्टैब्लिश कस्टम्स या यूजेजेस जो है उसके बेसिस पर भी वहां पर लॉ जो है डिफाइन या गवर्न होता है. ठीक है, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. मतलब क्या? इंडिया में जो है सारे लॉज नॉर्मली कैसे बनते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, बरोबर. वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द बेसिस एंड सोर्स फॉर ऑल लॉज. पर जैसा कि अपन ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एकदम बेसिक सोर्स है, बेसिक क्या बोलते हैं अपन, जिससे सारे फंडामेंटल राइट्स, लॉ बनाने के भी राइट्स वहीं से आते हैं. वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स. पार्लियामेंट के अभी जैसे इस साल में इलेक्शन हुए थे, राइट, और स्टेट असेंबली के जो ये एमपीज या एमएलए जो बोलते हैं अपन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग कैसे जाते हैं वहां पर? जो लॉ बनाते हैं वो लोग कैसे जाते हैं? अपन ये लोग इलेक्शन से इलेक्ट करते हैं, राइट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए अपन ने अभी थोड़े टाइम पहले इंडिया में इलेक्शंस हुए थे. महाराष्ट्र की बात करें तो उसके इलेक्शंस अभी परसों है. डेफिनेटली जो जो मतलब एलिजिबल है, आप में से कोई एलिजिबल है क्या वोट करने के लिए? वोट डेफिनेटली करिए, राइट. वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट. हम लोग चुनकर जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर भेजते हैं, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल मेक लॉज इन द पार्लियामेंट. ये लोग जो है अपने लिए वहां पर लॉ बनाते हैं. अब ये जो लॉ है वो कहां बना है, कैसा बना है? अगर फॉर एग्जाम्पल पूरे देश के लिए बना है तो मे बी जो है अपने पार्लियामेंट में बना है तो वहां पर हो सकता है पूरे देश पर वो अप्लाई हो जाए. स्टेट के लिए स्पेसिफिक, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बना है तो वहां पर सिर्फ वो स्टेट के लिए वो लॉ जो है रिलेवेंट रहेगा. Law passed by the parliament may apply throughout or all portion of India, whereas law passed by the state legislature apply only within the borders of the states concerned.
ओके, देन ये पैराग्राफ क्या बोलता है? ये पैराग्राफ बोलता है अबाउट यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी एंड फेडरल क्या है? ये एक गवर्नमेंट का टाइप है कि किस टाइप से गवर्नमेंट चलती है। यूनिटरी मतलब क्या होती है कि सिर्फ एक सुप्रीम लीडर, पूरा देश जो है उसके हिसाब से ही चलेगा, या फिर एक सेंट्रल बॉडी अपन बोल सकते हैं, वो ही पूरे देश को जो है गवर्न करेगी, राइट। फेडरल ऑन द अदर हैंड क्या होता है? फेडरल मतलब वो जहां पर पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक सेंटर तो है बट बाद में बाकी और सारे रीजन्स में अपनी अपनी पावर, जैसे कि अपने यहां पर बोलते हैं स्टेट्स, अपने स्टेट्स में हर एक को स्टेट्स को अपनी अपनी पावर्स भी दी गई है, राइट। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द फेडरल सिस्टम, राइट। तो इंडिया की ऑब्वियसली कौन सा टाइप हुआ? फेडरल टाइप या फिर फेडरल गवर्नमेंट, राइट। यूनिटरी गवर्नमेंट कहां की है? कोई आइडिया? सुना, देखा? नॉर्थ कोरिया, राइट राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रीकर्सर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो है यहां पर इन्होंने पहले, जैसे जब अंग्रेज थे हमारे यहां पर राज करते थे, उन्होंने क्या किया था? पास द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज द प्रीकर्सर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने उसको जो है इंडिपेंडेंस के बाद में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के वहां पर स्थापित किया है। इट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। पहले जो है यूनिटरी थी, उसके बाद में अभी फेडरल अपनी गवर्नमेंट हमेशा से है, जहां पर पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यही आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत यहां पर इंट्रोडक्शन दिया है। द फेडरल, पहले जो है एक फेडरल कोर्ट था बेसिकली इंडिया में, जो कि बदलकर अल्टीमेटली क्या बन गया है नाउ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक अपेक्स बॉडी है अपने इंडिया में कोई भी लॉस को रेगुलेट करने के लिए। आएंगे अपन उस पर भी डिटेल में। अगेन अवर लॉज आर मेड फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक वे में जो है लॉ बनते हैं। कौन बनते, कैसे बनते हैं? आर मेड फॉर द पीपल एंड मेड बाय द पीपल। कौन बनाता है? बाय द पीपल हु वी इलेक्ट, राइट। ओके, अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गया, बेसिकली 3 लिस्ट्स है। जैसा अपन ने बोला कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, उसी के लिए नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड जॉइंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट क्या होती है? जिसके बारे में ऐसे मैटर्स, बेसिकली सेंट्रल लिस्ट में ऐसे मैटर्स दिए हैं जिनके बारे में रूल्स रेगुलेशन सब कुछ कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट क्या होती है ऑन द अदर हैंड? जिसके बारे में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ बना सकती है। और जॉइंट लिस्ट क्या है? जिसके बारे में दोनों भी बना सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो इनकम टैक्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल सब्जेक्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट का मैटर। अगर हम जॉइंट लिस्ट की बात करें तो लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी जो है इट्स एन एग्जाम्पल, जहां पर कि दोनों भी सेंटर एंड स्टेट स्टैम्प ड्यूटी के बारे में लॉज बना सकते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ स्टेट लिस्ट की तो कोई एग्जाम्पल ध्यान में आता है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट लोकल, राइट। जो भी मतलब इन्हें महाराष्ट्र का पुलिस डिपार्टमेंट वुड बी गवर्न्ड बाय महाराष्ट्र के रूल्स, राइट। पब्लिक ऑर्डर, सॉरी, हाँ हाँ, लड़की सगळेच लड़के आपले। ओके, चलिए, ओके 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 ओके, ठीक है, ये समझ लिया अपन ने। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। कभी भी जब लॉ बनता है पार्लियामेंट में, बोलो जैसा भी लॉ बनता है, तो कैसे बनता है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है एक बिल, दैट इज द बेसिक आइडिया कि भाई हमको क्या लाना है, क्या करना है, मतलब हम क्या लॉ बनाना चाह रहे हैं, उसका एक बिल जो है प्रेजेंट होता है। वो बिल कहां प्रेजेंट होता है? लोकसभा में,
राइट। लोकसभा में जो है उस पर चर्चा होती है, डिबेट होता है, ऑपोजिशन वाले उसके अगेंस्ट बोलते हैं, ऑब्वियसली जनरली, राइट, फेवर में भी बोलते हैं कभी कभी। लोकसभा में उस पर डिसीजन होता है, और अगर लोकसभा में वहां पर वो पास हो जाता है, वो बिल पास हो जाता है लोकसभा में, वहां पर मेजॉरिटी सबकी असेंट मिल जाती है, तो वो कहां जाता है फिर राज्यसभा में। एक बार राज्यसभा में वापस से वो प्रेजेंट होता है और वहां पर भी डिस्कशन होता है। अगर राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया तो उसके बाद में वो मेजॉरिटी जो काम है वो ऐसा समझ सकते हैं हम कि हो जाता है। उसके बाद में लेकिन कहां जाता है वो, प्रेसिडेंट के पास में। फर्स्ट पर्सन, राइट, प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, उसके असेंट के लिए वहां पर जो है वो बिल जाता है। एंड एक बार प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, दैट इज द फाइनल पॉइंट। जिस दिन प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया उस दिन से वो लॉ बन जाएगा। पर इफेक्टिव कब से होगा? इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द नोटिफिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, राइट। सो अल्टीमेटली अगर हम प्रोसेस देखें तो अल्टीमेट स्टार्ट इज द बिल एंड एंड इज नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। अभी अगर अपन बात करें तो यहां पर नहीं, क्या नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट की कभी कभी होता है कि स्पेसिफिक डेट दी हुई रहती है कि भाई इस डेट से जो है ये लॉ एप्लीकेबल या इफेक्टिव रहेगा, तो उस केस में वहां से उस डेट से जो है लॉ इफेक्टिव रहेगा। बट अगर कुछ नहीं दिया है तो जिस दिन वो नोटिफाई हुआ ऑफिशियल गैजेट में उस दिन से जो है वो लॉ इफेक्टिव रहता है। यही आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। When the law is proposed, is called a bill. After discussion, debate, passed in Lok Sabha, then passed in Rajya Sabha, then assent of President, finally notified in the government publication called the Official Gazette of India. Once it is notified and effective, it is called an Act of Parliament. Then types of laws in Indian legal system. इंडियन लीगल सिस्टम में क्या क्या अलग अलग टाइप्स के लॉज हैं? सबसे बेसिकली पहले तो चार है। कौन है? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। टाइप्स या अपन क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं इसको लॉ का। सबसे पहला टाइप क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? बेसिकली जो भी क्राइम्स है, पब्लिक रॉन्ग्स है, जो भी गलत चीजें हैं, उनके बारे में प्रोसेस कैसी होगी, क्या क्या पनिशमेंट होगी, ये सब जो है कौन डील करता है? क्रिमिनल लॉज, राइट। कंसर्न विद लॉज पर्टेनिंग टू वायोलेशंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट फॉर द सेम। इसमें कौन से आते हैं? जैसे इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड 1860, ये सारी चीजें जो है यहां पर सारे मतलब अपराध जो अपन बोलते हैं उन सब अपराधों को डिफाइन करती है, प्लस उनके पनिशमेंट भी डिफाइन करती है। अपराध जैसे कि मर्डर, रेप, थ्रेट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, एग्जांपल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। अगर अपन बात करें सिविल लॉ की तो यहां पर नहीं, क्या एग्जैक्टली क्राइम नहीं हुआ है, बट यहां पर क्या है? बेसिकली कुछ डिस्प्यूट्स है बिटवीन टू पर्सन और टू ऑर्गेनाइजेशन और मे बी बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट ऑन सम पॉइंट, जो कि रिजॉल्व करने के लिए सिविल लॉज बनाए गए हैं। Matters of dispute between individuals or organizations are dealt with by civil law. Enforce the violation of certain rights and obligations through institution of civil suit. Civil suit से जो है यहाँ पर इसका resolution या regulation होता है। It focuses on dispute resolution rather than punishment. जो क्रिमिनल लॉ है वो पनिशमेंट पर फोर्स ये करता है थोड़ा, क्या बोल सकते हैं अपन उसको, स्ट्रेस, बट सिविल लॉ फोकसेस मोर ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अपन पढ़ेंगे, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, एक्सेट्रा। सम एग्जांपल्स आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिविल लॉ। देन कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होते हैं? अपन ने जुडिशियल प्रेसिडेंट्स अभी एक रेफरेंस लिया था, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अगर आपको एग्जाम्पल दो तो आपने घर पर से, फॉर एग्जाम्पल आप अभी बड़े हो गए तो आपने घर पर मम्मी पापा को जो भी है बोला कि भाई मेरे को अब हर महीने कुछ तो भी पॉकेट मनी चाहिए जब तक कि मैं सीए ना बन जाऊं, राइट। आपने पूरा वहां पर डिस्कशन हुआ, 1-2 घंटा पूरा आपने कैसे कैसे एक्सपेंसेस लगते हैं, क्या होता है, ये सब डिसाइड करके एक अमाउंट फिक्स कर लिया, राइट।
कब कब इंक्रीज होगा ये भी वहां पर एक्सपेंसेस को कंसिडर करके जो है डिसाइड कर लिया। अब अगर अगले महीने भी वापस से पूरी वही प्रोसेस की जाए तो डज इट मेक सेंस? नो। जो पहले डिसाइड हो गया, एक बार हो गया ना, अगर आप अगले महीने जाकर के बोलोगे नहीं वापस से मेरे को ये अमाउंट चाहिए, वापस से अपन पूरा डिस्कशन करते, पूरा डिसाइड करते, डज इट मेक सेंस? नो, राइट? लॉ भी ऐसा ही बोलता है कि कभी कभी बहुत सारे मैटर्स पे नहीं, क्या पहले बहुत सारा डिस्कशन, डिबेट, पूरा एनालिसिस लॉ का कैसे क्या अप्लाई होगा ये हो जाता है, फिर बाद में सेम मैटर सेम पॉइंट पर अगर कोई चीज आए तो उसमें वापस से पूरा डिस्कशन, डिबेट एंड एवरीथिंग करने में कोई मतलब नहीं है। प्लस पहले जो डिसाइड हुआ था वो भी एनालिसिस करके ही डिसाइड हुआ होगा, राइट? उसी को हमने जो पहले डिसाइड हुआ था उसको ही मतलब मद्देनजर रखते हुए अभी भी ध्यान में रख के डिसीजन लेना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस अगर हम पहले देख पाए कि पहले कुछ गलत हुआ था या फिर पहले कोई एनालिसिस रॉन्ग हुआ था या फिर पहले और अभी के फैक्ट्स जो है अलग अलग है, उस केस में इट कैन बी चेंज्ड। बट इन जनरल अगर फैक्ट सेम है, सिचुएशन सेम है और मतलब केस भी सेम है और सब कुछ सेम है, तो वहां पर जो पहले डिसाइड हुआ था उसके हिसाब से ही रहना चाहिए, which is called a judicial precedent or a case law, which is a common law. It is based on the doctrine of stare decisis, which means to stand by that what is decided. Doctrine of stare decisis reinforces the obligation of the courts to follow the same principle or judgment established by previous decisions while ruling a case where the facts are similar on all four legs with the earlier decisions. जहां पर facts सारे same हो वहां पर common law should be referred or basically precedents should be referred. And lastly, principles of natural justice. ये क्या बोलता है? Natural justice, often known as just natural, deals with certain fundamental principles of justice going beyond the written law. लॉ में लिखा हो ना लिखा हो, बट जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब इतना तो इसको बेसिकली मिलना ही चाहिए, इसको इतना मतलब राइट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन किसी के अगेंस्ट जो है कोई रूलिंग दे रहा है कोर्ट, तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि भाई उसके अगेंस्ट रूल या वो अपन क्या बोले पनिशमेंट पास करने के पहले, ऑर्डर पास करने के पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए खुद को डिफेंड करने की। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जिसे अपन बोलते हैं वो सामने वाले को देनी चाहिए अपन ने, विच इज कवर्ड अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब सामान्य न्याय ये तो बोलता ही है कि ऐसा सामने वाले को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए या फिर सामान्य न्याय के हिसाब से ऐसा होना ही चाहिए, राइट? नेचुरल जस्टिस, दोज आर कॉल्ड बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेमो जुडिक्स इन कॉसुआ सुआ मतलब नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन केस। अगेन ये भी प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक और एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने कि भाई कोई भी दो पर्सन के बीच में से फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट हुआ, उसमें से कोई भी एक पर्सन खुद के लिए जज नहीं बन सकता। नहीं तो एक पर्सन बोलेगा मैंने जो बोल दिया वो सही, दूसरा भी वैसे ही बोलेगा मैंने जो बोल दिया वो सही। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि एक तीसरा कोई निष्पक्ष आदमी उनका जो है बात सुनेगा, फैक्ट्स देखेगा एंड अकॉर्डिंगली जो है डिसीजन देगा, राइट? एंड ऑडी अल्टरम पार्टेम मतलब हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। सामने वाले को जो है एटलीस्ट सामने वाले की दलीलें तो सुनो, वो क्या बोल रहा है उसकी बात तो सुनो। सिर्फ एक पार्टी की बात सुन करके कोई ऑर्डर पास कर देना, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अ जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैच्यूट। ये नीचे कॉमन जो है स्टेटमेंट है चारों पॉइंट्स के लिए। क्या बोल रहे हैं? जजमेंट जो है वो कॉमन लॉ दैट इज प्रेसिडेंट्स को ओवरराइड कर सकती है, चेंज कर सकती है। नहीं भाई वो गलत लग रहा है हमको, हम दूसरा दे रहे हैं। बट जो लॉ है एग्जैक्टली स्टैच्यू है उसको ओवरराइड नहीं कर सकती कोई भी जजमेंट, राइट? मतलब कोर्ट्स में जज वगैरह भी लॉ के अगेंस्ट जो है कोई रूलिंग नहीं दे सकते। मतलब लॉ बोलता है ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए, नहीं मैं मेरे हिसाब से दूसरी पनिशमेंट देता है, ऐसा नहीं चलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, types of laws in Indian legal system. Then enforcing the law. अभी लॉ बनाया है तो सिर्फ बना के रखने से काम नहीं चलेगा ना, उसको एनफोर्स भी तो कराना पड़ेगा। देयर हैज टू बी सर्टेन एजेंसीज, कुछ लोग कुछ एजेंसीज अपॉइंट करना जरूरी है जो कि क्या करेंगे, उस लॉ को रेगुलेट करेंगे, उसको लागू करवाएंगे, देखेंगे वो बरोबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट? After a law has been passed, it has to be enforced. Somebody should monitor whether the law is being followed. ये कौन करता है?
दिस इज द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ। अगर लॉ सेंट्रल का है तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स या कुछ बनाकर उसको रेगुलेट करेगी। स्टेट का है तो स्टेट जो है उसको रेगुलेट या जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसकी देखरेख या एनफोर्समेंट करेगी या करवाएगी। अब ये लोग कैसे करेंगे? अब मोदी जी ने फॉर एग्जांपल हर जगह खुद जा जाके तो देख नहीं सकते वो, बरोबर, हर चीज में हर मैटर में। उन्होंने क्या किया है, अपने अंडर जो है सर्टेन फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर प्राइम मिनिस्टर, इनके अंडर जो है देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज। बहुत सारी इनके अंडर मिनिस्ट्रीज होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एन नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज आर देयर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी मिनिस्ट्रीज जो है रहती है। हर मिनिस्ट्री में एक पर्सन जो है उसका हेड अपॉइंट किया जाता है विच इज कॉल्ड यूनियन और कैबिनेट मिनिस्टर, राइट, जो कि उस पूरे इसको मतलब उस पूरे सेक्टर को जो है देखता है एंड रेगुलेट करता है, एंड एनफोर्समेंट के लिए वो पर्सन लायबल रहता है। अब ऑब्वियसली यहां पर जो मिनिस्टर्स है वो भी खुद जाकर के हर एक चीज तो नहीं कर सकते, प्लस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि उनके पास में उतना रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज हो, राइट। तो यहां पर फर्दर क्या होता है, यहां पर और फर्दर पर्सन्स अपॉइंट होते हैं। अब अलग अलग इसके अलग अलग है, जैसे कि देयर आर सेक्रेटरी पोजीशंस, देयर इज डायरेक्टरेट जनरल पोजीशन, अलग अलग इसमें अलग अलग होते हैं, अपने को एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यूपीएससी सुना है आपने, यूपीएससी से आईएएस आईपीएस ये सब अपॉइंट होते हैं। प्रमोशन होते 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 यहां पर जो है वो अल्टीमेटली एकदम हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं। देन इनके नीचे अगेन थोड़े बहुत हायरार्की होते हैं, जिसमें अगेन वो आईपीएस आईएएस आईपीएस यही लोग होते हैं, बट इन दैट हायरार्की जैसे जैसे प्रमोशन होते जाता है, देन इनके अंडर हर एक के अंडर और फर्दर सब लोग, उसके अंडर सब लोग, राइट। एंड अल्टीमेटली जो अपन लोकल लेवल पर जो अपन जानते हैं आईएएस आईपीएस को, कलेक्टर एंड एवरीथिंग, दे आर एक्चुअली द बेसिक लेवल, जो इन्हें स्टार्टिंग लेवल अपन बोल सकते हैं। अल्टीमेटली ऊपर की लेवल तो बहुत ऊपर बहुत बड़ी होती है। Central or state government will be enforcing authority. For this purpose, functions are distributed to various ministries: Ministry of Finance, Corporate Affairs, Home Affairs, Law and Justice. Government exercises executive authority through number of government ministries or departments. There is cabinet ministers, जैसा अपन ने बोला, who sits in the Union Council of Ministers and typically supported by the team of junior ministers called Minister of State. जो है इनको जो है एक सपोर्ट करने के लिए एक जूनियर मिनिस्टर्स भी रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनकम टैक्स जो अपन बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ये कौन बनाता करता रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन है? निर्मला जी सीतारामन, राइट। वो कैसे रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? थ्रू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये एक डिपार्टमेंट अपन समझ सकते हैं इसके थ्रू। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस, उसके अंडर भी अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या सेक्शंस होते हैं, जिसमें से एक है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके थ्रू इनकम टैक्स जो है पूरा रेगुलेट होता है। which coming under Department of Revenue and is administered by the officers of the Indian Revenue Services. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, वी विल सी सम मेजर मिनिस्ट्रीज एंड लॉ एनफोर्स्ड बाय देम। हमको जो है अगेन कुछ जो मिनिस्ट्रीज है उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, उनके पावर्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जो है यहां पर दिया हुआ है। अभी ठीक है आवाज? ओमकार, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय,
नाम सुना है, देखा है, देखा तो नहीं बट नाम सुना है, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न विद इकोनॉमी ऑफ इंडिया। पूरी इकोनॉमिक मैटर्स, पूरे फाइनेंशियल मैटर्स इंडिया से रिलेटेड जो भी है वो सब कहां डील होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेजरी ऑफ इंडिया, राइट? ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजरी ऑफ इंडिया। particularly concerns itself with taxation, financial legislation, institutions, capital markets, सेंटर, स्टेट फाइनेंसेस, यूनियन बजट्स, ये सब चीजों से जो है पूरा सब कुछ डीलिंग कौन पूरा उसका देख रेख या उसका रेगुलेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेनी ऑफ योर डे टू डे वर्क लाइफ विल बी इंपैक्टेड बाय दिस मिनिस्ट्री एंड इट्स प्रोक्लेमेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बहुत सारी चीजों की वजह से अपना जो है डेली काम अफेक्ट होता है, जैसे कि बजट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेसिकली जो है जो प्रैक्टिस करते हैं टैक्स रेट्स कहां से आते हैं? बजट से, राइट? बजट कौन प्रेजेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस मिनिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट दैट मेनी मिनिस्टर्स हैव प्रिफर्ड टू होल्ड दिस पोर्टफोलियो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। देन हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन वहां पर दिया हुआ है, मोरारजी देसाई ड्यूरिंग हिज स्टेंट between 1962 and 1969 presented 10 यूनियन बजट्स, 10 यूनियन बजट जो है उन्होंने प्रेजेंट किए थे। देन 9 by P चिदम्बरम जी एंड प्रणब मुखर्जी 8, यशवंत सिन्हा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैव प्रेजेंटेड 8 and 6 रेस्पेक्टिवली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाई गई है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहले तो एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सबसे बड़ी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, consist of 4 central civil services: Indian Revenue Services, Indian Accounting and Audit and Account Service, Indian Economic Service and Indian Civil Accounts Service। इन सभी कैडर के जो लोग हैं उन लोगों के थ्रू जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उन लोगों को अपॉइंट करके काम करती है। Also the apex controlling authority of one of the central commerce services, namely Indian Cost and Management Accounts Service। जैसे अलग अलग सर्विसेज होती है ना, IPS, IAS, IRS, वैसे ही ये भी अलग अलग सर्विसेज है, राइट? देन डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं: इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू के अंडर जैसा अपन ने देखा CBDT, देन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक एंटरप्राइज एक्सेट्रा। देन दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जनरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक ही पर्सन के पास में होता है, जैसा कि अभी भी है, क्योंकि ये दोनों में थोड़ा क्लोज लिंकिंग होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करती है? जो भी कॉर्पोरेट एंटिटीज है पूरे इंडिया में उन सब का रेगुलेशन करती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे वो बनाती है, उन सब का मतलब वर्किंग डे टू डे जो है पूरा मैनेज करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। Is an Indian government ministry concerned primarily with administration of the Companies Act, Limited Liability Partnership Act, Insolvency Bankruptcy Code. These are certain acts जो कि वो कवर करती है। Responsible mainly for regulation of Indian enterprises in industrial and service sector. ये कौन चलाते हैं? Mostly run by the civil servants of ICLS cadre. Indian Corporate Law Services एक जो कैडर होता है अगेन उसके लोग यहां पर अपॉइंट, उसमें जो लोग मतलब सिलेक्ट होते हैं वो यहां पर प्लेस किए जाते हैं। These officers are elected through civil services examination conducted by UPSC. The highest post क्या है इसका? Director General of Corporate Affairs is fixed at the apex scale for ICLS cadre, जो है अल्टीमेटली वहां पर ऊपर जाते जाते, जैसे अपन ने सेक्रेटरी पोजीशंस बोली थी ना, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय किसके पास में है? अमित जी शाह इज अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेनली रिस्पॉन्सिबल काय के लिए? इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे क्या ओवरऑल जो है सब रेगुलेशन होगा, पुलिस एंड एवरीथिंग, ये सब गृह मंत्रालय ही डिफाइन करता है।
डोमेस्टिक पॉलिसी सब कैसे क्या इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना है, ये सब गृह मंत्रालय देखता है। देन होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, अगेन कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह जी। उसके अंदर डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स, ये सारे जो है उनके अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं। एंड फर्दर एक उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का, उसमें क्या है? सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, जस्ट अपने रेफरेंस के लिए अपने लिए दिया है। देन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये कौन हेड करता है ये पता नहीं रहेगा लोगों को। यूनियन मिनिस्टर कौन है? ज्यादा नाम नहीं सुना होगा वैसे भी आपने, मेघवाल जी नाम सुना है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ, अरे किधर गया, लॉ एंड जस्टिस, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, सुना है नाम? अगर आपको जानना हो ना तो यहां पर अपने पास में मतलब आप गवर्नमेंट की साइट है बेसिकली, वहां पर किसके पास में कौन सी पोर्टफोलियो है ये सब यहां पर आपको एक साइट पर अगर आप इंटरनेट पर देखोगे तो मिल जाएगा, जस्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए जानना हो तो। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये क्या करती है? लॉ एंड जस्टिस प्रॉपरली लीगल फ्रेमवर्क अपना चल रहा है या नहीं, इसको इंश्योर करती है, देखती है कि लॉ एंड जस्टिस बरोबर हो रहा है या नहीं, जो जुडिशियरीज है जो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, कोर्ट्स प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं, ये सब जो है जो लॉ का प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, वो सब ये मिनिस्ट्री इंश्योर करती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट मिनिस्ट्री डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, legislative activities through the Department of Legal Affairs, Administration of Justice in India through Department of Justice, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जैसे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से यहाँ पर ये रेगुलेशन करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जैसे आपने वो 3 दिए गए हैं, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। कंसर्न्ड विद, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इज कंसर्न्ड विद एडवाइजिंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाइल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड विद ड्राफ्टिंग प्रिंसिपल लेजिस्लेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी अगर लेजिस्लेशन कोई बनाना है या कोई नया एक्ट बनाना है, बिल बनाना है, तो वो भी बिल बनाने के लिए पहले उसको पूरा ड्राफ्ट करना पड़ेगा ना, बरोबर? एकदम बेसिक लेवल पर जाए अपन ने बिल, वो बिल भी कौन बनाता है? फिर ये लोग यहां पर बनाते हैं। देन सेबी, ये कौन सा प्राणी है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज अ बॉडी बेसिकली, काय की बॉडी है? रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए? फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, राइट? एकदम बेसिक फॉर्म में शेयर्स, जो भी शेयर मार्केट एंड एवरीथिंग होता है, कैपिटल, जो कमोडिटी प्लस एनसीडीएक्स वगैरह आपने सुना होगा। कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, सबको जो है रेगुलेट करने के लिए, इन्वेस्टर को रेगुलेट करने के लिए सेबी को बनाया गया है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो है ये अलग मिनिस्ट्री नहीं है, दिस इज अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिश्ड 12th of January as an executive body and was given statutory powers on 30th January. That's fine. अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा सबने, सेंट्रल बैंक जो इंडिया की, राइट? एपेक्स बैंक जो कि बाकी सारे बैंक्स को जो है रेगुलेट करती है, डायरेक्शंस देती है। सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इट इज अंडर द ओनरशिप, अगेन किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल, इशू, मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी, जो हम पैसे देखते हैं मार्केट में, जितने भी पूरा रेगुलेशन ऑफ मनी, कैसा मनी फ्लो रहेगा, कितना सप्लाई रहेगा, ये सब भी कौन? आरबीआई जो है उसको कंट्रोल करता है। ऑल्सो मैनेजेस कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम्स एंड वर्क्स टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट
गूगल पे, ये सारी चीजें भी, फोन पे, पेटीएम, ये सब भी जो है वो रेगुलेट करता है। ऑनलाइन पेमेंट्स बोलो, ऑफलाइन पेमेंट्स बोलो, ये सब रेगुलेट वो करता है। BRBNM is a specialized division through which it prints and mints Indian currency notes. इस डिपार्टमेंट के थ्रू जो करेंसी नोट्स है, ऑब्वियसली आरबीआई एंड गवर्नमेंट ही बना सकते हैं, सिर्फ आरबीआई इस डिपार्टमेंट के थ्रू नोट्स, करेंसीज, कॉइन्स जो है वो बनाता है थ्रू प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन नासिक एंड देवास। Then RBI established National Payments Corporation of India, NPCI, बरोबर। ये सबसे जब से बेसिकली जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होने लग गए, तब से इसके लिए ये भी बनाई गई है as one of the specialized division to regulate the payments and settlements in India. Then Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of the specialized division for providing insurance deposits and guarantees of credit facilities to all India banks. ये क्या होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी? बेसिकली आरबीआई जो है क्या बोलती है, आप लोग बैंक में जो है पैसा डालो, अगर बाय एनी चांस बैंक डूब गई तो भी आपको इतना अमाउंट तो आपका मिल जाएगा, ये हम आपको गारंटी करते हैं। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? अगेन एक और बॉडी जो क्या करती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती है, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करती है। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? किसी का दिवाला निकल जाता है जब, जैसे अपन बोलते हैं राइट, इंसॉल्वेंट हो जाता है पर्सन या कंपनी, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे अब उसका सेटलमेंट होगा, क्या क्या चीजें होगी, वो सब इसके थ्रू देखी जाती है। रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड entities like insolvency professional agencies, insolvency professionals and information utilities in India, ये सब रेगुलेट करती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। Established on 1st October 2016, given statutory powers through Insolvency and Bankruptcy Code on 5th May 2016. It covers individuals, companies, limited liability, partnership and partnership firms. The new code will speed up resolution process for stressed assets and attempts to simplify the process of insolvency and bankruptcy proceedings. सारी इंसॉल्वेंसी की एंड बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स को थोड़ा स्पीडीली जो है उसका क्या बोल सकते हैं अपन, उसको खत्म करने के लिए यहां पर वो ट्राई करती है। इट हैंडल्स केसेस यूजिंग 2 ट्रिब्यूनल्स, एनसीएलटी एंड डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, 2 ट्रिब्यूनल उसके अलग अलग है। देन लास्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। काइंड ऑफ सिमिलर ही है, एकदम टेक्निकल में जाए तो अपन मतलब इट इज एडजस्ड इंसॉल्वेंट पर बोलते हैं बैंकरप्ट, वैसा। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, where there is a dispute between citizens and between citizens and government, these disputes are resolved by the judiciary. कहीं पर भी किसी का कोई भी डिस्प्यूट होता है, क्रिमिनल लॉ में बोलो, सिविल लॉ में बोलो, तो वो कहां सुना जाता है? कोर्ट में, राइट? All these courts, all these machinery are called judiciary, right? All these establishments together collectively are called judiciary, जो कि disputes सारे resolve करता है, सारे matters सुनता है। Functions क्या है जुडिशियरी के? Regulation of and interpretation of the court acts and codes, जो भी एक्ट्स है लॉ में बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारे जो इंटरप्रिटेशन है कि ये लॉ भाई ऐसा लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या है, ये बहुत जगह डाउट्स होते हैं, बहुत जगह मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो कोर्ट्स यहां पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज से जो है इसको इंटरप्रेट करता है कि भाई इसका मतलब ये है, राइट? एंड वो कैसे रेगुलेट होगा ये सब भी बताता है। देन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ लैंड, जो हमारे सिटीजन्स है उनमें मतलब फेयरनेस, दैट इज सब लोग समानता से रहे, उसके लिए वहां पर वो स्ट्राइव करता है। अभी हायरार्की की बात करें अपन ये जुडिशियरी सिस्टम की, तो 4 कोर्ट्स आते हैं सबसे मेन, मतलब अपने हायरार्की में सबसे ऊपर कौन सा आता है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। देखो जो हाई कोर्ट है वो हर एक स्टेट में होता है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू जहां पर कुछ स्टेट शेयर करते हैं हाई कोर्ट्स, राइट? अब जो उस स्टेट का मैटर के उस कोई भी एक मैटर में अगर हाई कोर्ट ने उस स्टेट के कोई एक जो क्या बोल सकते हैं अपन कोई डिसीजन दे दिया, तो वो पूरे स्टेट पे वो जो है बाइंडिंग
रहता है, राइट। पर एक हाई कोर्ट, एक स्टेट के हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर दूसरे कोई स्टेट पर बाइंडिंग नहीं रहता। Decisions of high courts are binding in the respective state but are only persuasive in other states। मतलब बाकी के लोग उससे, बाकी स्टेट्स वाले उससे बाइंड नहीं रहते हैं, बाकी हायर कोर्ट जो है उसका रेफरेंस ले सकते हैं कि वहां पर ऐसा हुआ था, बट नॉट नेसेसरीली कि वो उन पर बाइंड रहेंगे। बट इन दैट स्टेट लोअर कोर्ट्स पे वो जो है बाइंड रहता है हाई कोर्ट का डिसीजन। अभी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का तो जो है वो पूरे इंडिया पर, सारे हाई कोर्ट्स पर उसका डिसीजन बाइंड रहता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल वर्ड ऑन द मैटर। हर एक कोर्ट के बारे में बताया गया है थोड़ा थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, सबसे बड़ी पोजीशन वो कौन सी होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। कौन है? अभी अपॉइंट हुए, फाइंड करना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं क्या, अलग अलग बेंचेस होते हैं, मतलब अलग अलग, आप एकदम बेसिक में अभी ऐसा समझो कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ऐसा समझ लो, ओके, सो दैट क्विकली सारे मैटर्स को हियर आउट किया जा सके। कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली नंबर हैज इंक्रीज टू 34 ड्यू टू राइज इन नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड। पहले 7 लोगों का बेंच था, अभी 34 जो है वो हो गया है वो नंबर। इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। रिट पिटीशन मतलब क्या? काइंड ऑफ ऑफिशियल फॉर्मल रिक्वेस्ट। देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट। सबसे पहले अपन जाते हैं एक लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पे भी अपन जाते हैं उसके डिसीजन से अगर अपन खुश नहीं है तो अपील कहां होगी? हाई कोर्ट में, उस स्टेट की। आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। द हाई कोर्ट हैज अपेलेंट, ओरिजिनल एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये कौन से ज्यूरिसडिक्शन थे, याद है क्या? वो क्या बोलते हैं कि हाई कोर्ट के पास में ये तीनों ज्यूरिसडिक्शन है। ये तीनों ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या? अपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि नीचे के कोर्ट्स ने कोई ऑर्डर दिया है, उसके अगेंस्ट अपील जो है हाई कोर्ट सुन सकता है, उसको देख सकता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? कोई भी मैटर को अफ्रेश डायरेक्टली हाई कोर्ट नया मैटर भी सुन सकता है, देख सकता है। एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब दूसरे नीचे जो लोअर कोर्ट्स है उनको सुपरवाइज भी कर सकता है। ऐसे 3 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन जनरली हाई कोर्ट के पास में रहते हैं। However, Article 227 limits High Court supervisory powers. Supervisory powers है but कुछ limited है for lower courts. Okay, इंडिया में there are 25 high courts. क्यों? पर स्टेट तो ज्यादा है, because 1 for each state and union territory and 1 for each state and union territory, ये ठीक है, 1 for each state and union territory, ये repeated है। 6 states share a single high court. यहाँ पर जो है कुछ स्टेट्स को जो है सिंगल वहां पर वो शेयर करते हैं, दैट्स व्हाई वहां पर हाई कोर्ट जो है कम है। एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द हाई कोर्ट बाय फाइलिंग रिट अंडर आर्टिकल 226। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या? बिलो द हायर कोर्ट्स आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नहीं क्या, 2 टाइप्स है या 2 क्लासिफिकेशन है। एक है कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एक है कोर्ट ऑफ सेशन। ये क्या है? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्या डील करता है? डील विद सिविल मैटर्स। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल मैटर्स है वो सब कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील करता है, एंड जो भी क्रिमिनल मैटर्स है वो कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो डील करता है। ओके, अगर अपन बात करें अंडर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनरी मतलब रिलेटिंग टू मनी, मनी से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो कोई भी कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो जनरली कितना मतलब कितने अमाउंट तक का कोई भी सूट देख सकता है या ट्राई कर सकता है, या फिर ट्राई मतलब बेसिकली उसकी वो बेसिकली उसकी पूरी मतलब देख सकता है कोर्ट को, वो कोर्ट उसको सुन सकता है उस मैटर को कहां तक? नॉट मोर देन ₹2 करोड़, 2 करोड़ तक के ही वो केस को देख सकता है।
jurisdiction means power to control. Court gets territorial jurisdiction based on the areas covered by them. अब कोर्ट की पावर कहां तक है ये डिफाइन होता है एरिया से, जितना उसका एरिया उसको कवर्ड है उस एरिया में है जो भी सारे मैटर्स हुए हैं वो सब वो स्पेसिफिक कोर्ट जो है वो देख सकता है. केसेस are decided based on local limits within which parties reside or property under dispute is situated. Then lastly is metropolitan courts, जो कि बड़ी बड़ी cities में होते हैं. Established in metropolitan cities in consultation with the high courts where population is 10 lakh or more. Chief metropolitan magistrates has the power as chief judicial magistrate and metropolitan magistrate has power as the court of magistrate of the first class. ठीक है, ऐसा जो है हमारे पास में हायरार्की रहती है. दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर और द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ अवर होल सिलेबस. देखिए क्वेश्चंस के बारे में अगर अपन बात करें, मॉड्यूल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली मस्ट है ही. ओके, इसके अलावा जो है क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको बोला आपको मिलेगी आपको 2 दिन में, बाकी सब लोगों के पास में आई बिलीव है वो आपको कवर करनी है. और कैसे कवर करनी है? राइटिंग प्रैक्टिस करके. जो लोग पहले से कर रहे हैं मैक्सिमम उनका हो गया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी भी मेक श्योर आप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसमें से एटलीस्ट 2-3 आप लिखकर देखोगे. एकदम परफेक्टली ना सही, बट स्क्रिबल करके साइड में लिखना थोड़ा बहुत जरूरी है. ओके, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक के लिए जब जैसी अपने को लैंग्वेज चाहिए, जो पॉइंट्स चाहिए वो वहां पर आएंगे नहीं. समझ लेते हैं हम कॉन्सेप्ट. आई रिपीट दिस थिंग्स लॉट मेनी टाइम्स कि अपन समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, पर वो जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक के वो वैसा अपन आंसर लिख के नहीं बता सकते हैं. और अपने को ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली अपनी ओरल एग्जाम नहीं है, रिटन एग्जाम ही है, राइट. सो वी हैव टू कवर द सेम. इस चैप्टर के लिए बेसिकली आपको मॉड्यूल में कोई क्वेश्चंस दिए हुए नहीं है, बट क्वेश्चन बैंक में पुराने आरटीपी अगर जो अपने आरटीपीज वगैरह हैं उसमें भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं, प्लस पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चंस आए हैं जो कि आपने करने हैं. आज के लिए आपका क्वेश्चन है ये सबसे पहला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. सब लोग बुक निकालेंगे एंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बिना देखे ऑब्वियसली. Write a short note on Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Home Affairs. Oh, okay, Devraj. How are you now? Last time, huh?
Let me know once done. देवराज, यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम ऑफिस में भी। आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है तो नीचे प्रेस्टीज पॉइंट पर एक बार आकर के यू आर इन पुणे ओनली ना? ओके, ठीक है, मैसेज में मैं अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो आंसर कोई भी प्रैक्टिस करने का तरीका अगर अपन बोले तो सबसे पहले तो अपन ने एक सेशन लिया था आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार, मैं यूट्यूब पे आई थिंक है, वो नहीं होगा तो डलवा दूंगा, एक बार डेफिनेटली वो आपको देखना है। ठीक है, शॉर्ट में अपन क्विकली अगर अपन बताएं तो क्वेश्चंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, मतलब सम स्टेटमेंट और सम, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था कि इसके बारे में शॉर्ट नोट बोलो या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सम थिंग्स। दूसरे होते हैं केस लॉ बेस्ड, राइट। अगर अपन बात करें डायरेक्ट क्वेश्चंस की तो दिस इज आई वुड से सिंपलर टाइप, थोड़ा
यहां पर हमारा जो है लर्निंग का पार्ट थोड़ा बहुत प्ले में आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात करूं या फिर आपके लैंग्वेज की बात करूं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमको एग्जैक्टली मॉड्यूल में जो लैंग्वेज है या एग्जैक्टली जो वर्ड्स है पूरे के पूरे वैसे आने ही चाहिए। हमारा ये मेन मोटिव है कि जो आपका जो कीवर्ड्स है वो आपके आने ही चाहिए, भले ही आप ये डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करो या फिर केस लॉ की बात करो। लैंग्वेज थोड़ी बहुत कम ज्यादा चलेगी आपकी, अपने लैंग्वेज में लिखा, तो जितना अपन पास रहेंगे मॉड्यूल के उतना अपने लिए बेटर रहेगा। अगर आपकी लैंग्वेज वैसी आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आ रही है तो मेक श्योर कि एटलीस्ट अपने जो है कीवर्ड्स उसमें आने चाहिए। अगर मैं अपन एग्जांपल देखे तो यहां पर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहां पर कीवर्ड्स क्या हो गए, एक हो गया इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री प्राइमरीली कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड 1956, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, राइट। ये एक्ट्स के नाम आई थिंक लर्न करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। एमसीए जो है इन्हीं एक्ट्स को रेगुलेट करती है, ये अपने को पता भी है कि एमसीए क्या करती है, तो उसके हिसाब से अपने को ये नाम ध्यान में आ जाते हैं। उसके बाद में और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ आईसीएलएस कैडर, राइट। रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइज इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, दिस इज अगेन अ कीवर्ड। देन ये वाला पॉइंट, दीज ऑफिसर्स आर इलेक्टेड थ्रू, ये अपने ठीक है, अगर आपको ध्यान में रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो आप स्किप कर दिया तो एक बार का चलेगा। बट हाईएस्ट पोस्ट इज डीजीसीओए फिक्स्ड एट द अपेक्स स्केल फॉर आईसीएलएस, राइट। इसके कीवर्ड्स, इन पॉइंट्स को आपने अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत लिखा तो चलेगा, बट जो कीवर्ड्स है वो आपके आने चाहिए। आपको और समझ में आएगा जैसे जैसे अपन केस लॉ में जाएंगे, राइट। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तो है ही छोटा सा 2 लाइन का। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, अगेन इंटीरियर मिनिस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी, हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर, राइट। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में डायरेक्ट क्वेश्चंस में अपने को की पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं, हाईलाइट करके रखने हैं। अगर अपन बात करें केस लॉ की, तो इसमें बेसिकली वी नीड टू फॉलो अ फॉर्मेट, ठीक है। आईसीआई ने कोई ऐसा डेफिनेट बोला नहीं है, बट जनरली जो एक फॉर्मेट होता है फॉलो, वो क्या है, सबसे पहले आपको लिखनी है प्रोविजंस, कि उस केस लॉ से आपको केस दिया रहेगा, स्टोरी काइंड ऑफ स्टोरी या फिर एक केस लॉ, मतलब आपको समझेगा, आपने देखे होंगे मैक्सिमम सब लोगों ने क्वेश्चंस, तो उसमें बेसिकली कैसे कैसे प्रोविजंस, मतलब उस केस लॉ को कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल होती है वो प्रोविजन पहले लिखना है। देन आपको लिखना है फैक्ट्स, दिस इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ योर क्वेश्चन, ओके। एंड देन आपका एनालिसिस फैक्ट्स के नीचे एंड कंक्लूजन, अल्टीमेटली जो है आपका क्या कंक्लूजन रहेगा उस बारे में, राइट। इसके लिए ऑब्वियसली हमारी जो एनालिटिकल स्किल्स है, एप्लीकेशन स्किल्स है, वो अच्छी होना जरूरी है। और वो कैसे अच्छी होगी, पहले तो हमको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है उसके लिए, एंड मल्टीपल क्वेश्चंस भी देखना जरूरी है, ठीक है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर लॉ, एटलीस्ट जहां पर अपने को, मतलब ऐसे केस लॉ में एप्लीकेशन बेस्ड सब कुछ अपने को अप्लाई करना है। सो वो आपने भी करना है घर पर, और अपन क्लास में ऑब्वियसली वो करेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट रहता है, यू कैन फ्रीली आस्क, एंड अकॉर्डिंगली वी विल कवर द होल लॉ इन द नेक्स्ट 1 month, ठीक है। रुके फिर यहां पर, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू सो मच।